नेक्स्ट बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अगर बच्चों क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसमें दो टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस जो होती है जिसमें बेटा डायरेक्ट बोलता है कि भाई कम्बिशन किया गया है। ठीक है, कम्बिशन किया गया है तो ऑब्वियसली इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। ठीक है, या बच्चों बर्निंग करी जा रही है। ठीक है, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किया जा रहा है। ये सारे के सारे टर्म बच्चों एक ही बात को रिलेट करते हैं कि आपका जो लिथियम है फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, जिसको अपन ने कल डिस्कस किया था कि लिथियम बच्चों फर्स्ट एलिमेंट है, स्मॉल साइज का कैटाइन फॉर्म करेगा तो स्मॉल साइज के एनाइन को सर्च करेगा तो उससे बच्चों इजीली कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से बच्चों आपका जो लिथियम का जो ऑक्साइड है वो एज ए रिजल्टेंट आपका फॉर्म होगा। अगर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ वो ऑक्सीजन के बारे में डिस्कशन करता है या कम्बिशन के बारे में बात करता है या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात करता है। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों आपका सेकेंड एलिमेंट था सोडियम। ठीक है, तो सोडियम के बारे में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि अगर बच्चों सोडियम आता है, ठीक है, तो उस केस में अगर आपका यही ऑक्सीजन के साथ कम्बिशन हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है, वो यहाँ पे आपका बच्चों क्या फॉर्म हो जाएगा, परऑक्साइड। क्या फॉर्म होगा, परऑक्साइड फॉर्म होगा। ठीक है, यस। ठीक है, इसके बाद के जो नीचे वाले एलिमेंट्स है बच्चों, ठीक है, जैसे पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ये सारे के सारे बच्चों सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, सुपर ऑक्साइड। लेकिन बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन एक डिस्कस किया गया है। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर बच्चों ये बोला गया था कि जो रिएक्शन है, जो रिएक्टिविटी है आपके एल्कली मेटल्स की, अगर उसको बच्चों हम लोग रिएक्ट कराते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया के साथ बच्चों हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ऑक्सीजन का एडिशन कर रहे हैं, तो जितने भी केसेस आपको दिख रहे हैं उन सारे के सारे केसेस के अंदर बच्चों आपका जो स्टेबल कंपाउंड है वो आपका ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो चाहे आपका यहाँ पे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम, ठीक है, तो हर जगह आपको क्या मिलेगा, यहाँ से जितने भी आपके ऑक्साइड्स दिख रहे हैं, लिथियम का ऑक्साइड है, सोडियम का है, पोटेशियम, रुबिडियम, आपको वो टिक नहीं करना है जो हम जनरली सिर्फ ऑक्सीजन के साथ हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लिक्विड अमोनिया के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो लिक्विड अमोनिया के साथ अगर बच्चों ऑक्सीजन आता है तो उस केस में ऑल ऑक्साइड ऑफ एल्किली मेटल्स आर बेसिक, तो सारे के सारे आपके यहाँ पे बनेंगे एल्कली के, आपके जो भी ऑक्साइड्स बनेंगे। और आपको पता है कि जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बच्चों जनरली क्या होते हैं, मेटल्स ऑक्साइड ऑलवेज बेसिक इन नेचर। ठीक है, क्योंकि इनको पानी में डालेंगे तो बच्चों एल्कलीस और एल्काइन सॉल्यूशन का आपका जनरेशन करेंगे। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल आप अच्छे से ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं रिएक्टिविटी विद एसिड्स। तो एसिड के साथ इनकी जो रिएक्टिविटी है ना, वो किस तरीके से होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। यही एडवांस का सेक्शन थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे आपको, थर्मोडायनेमिकली और केमिकल काइनेटिकली। ठीक है, दो तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान देना बेटा। कल इसके पहले का जो सेशन हुआ था उस सेशन के अंदर मैंने आपको रिएक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ। ठीक है, कि भाई जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसके साथ आपके जो एल्कली मेटल्स हैं बच्चों वो क्या फॉर्म करेंगे, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एल्कली मेटल्स लिया, दिस एम इट इज ए सॉलिड, इसके साथ बच्चों यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, आप टिक कर सकते हो कि M+1 एक्वस जनरेट होगा। ठीक है, प्लस आपका OH माइनस फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ठीक है, बाकी बच्चों यहाँ से आपकी H2 गैस रिलीज होगी। कि H2 गैस बच्चों यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो H+ की फेज में होगा, OH माइनस की फेज में होगा। ठीक है, तो जो H+ आयन है बेटा वो क्या करेगा कि ये जो आपको मेटल, जब मेटल आपके M से M+1 में जाएगा, ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करेगा, तो बच्चों रिलीज करेगा 1 इलेक्ट्रॉन। वही 1 इलेक्ट्रॉन जाके आपके इस H+ आयन से कंबाइन होगा। अब कंबाइन होने के बाद बच्चों क्या करेगा, ये आपके H में कन्वर्ट होगा, मतलब बेसिकली इसको हाफ मोल्स ऑफ H2 बोल देते हैं अपन। तो यहाँ से H2 गैस आपकी ये रिलीज होगी और इसके बाद
यहाँ से आपका बाकी जो OH माइनस है वो आपको यहाँ मिल जाएगा, और M से M+1 आपको देखने को मिला। तो बेटा ये जो कंप्लीट रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी है, ये टोटल कंप्लीट रिएक्शन बेटा फीजिबल कैसे हुई होगी? तो फीजिबल होने के लिए आपको पता है कि ये आपका ये मोनोटोमिक फेज में है, आइसोलेटेड है, बट बेटा सॉलिड है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप यहाँ पे सब्लिमेशन एनर्जी को अप्लाई कर सकते हो। तो सब्लिमेशन एनर्जी बच्चों क्या करेगा कि ये जो आपका मेटल सॉलिड था इसको गैस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको पता है हम लोगों ने आयनेशन थेरेपी को भी पढ़ा है। भाई आप मुझे ये बताओ, जब किसी भी हम कंपाउंड को या किसी भी सॉलिड को, किसी भी मेटल को अपन अगर बेटा उसे हम वाटर मॉलिक्यूल में डालते हैं तो प्रोसेस एग्जैक्टली होता कैसे है? तो वो तो मैंने आपको डायरेक्ट एक ही स्टेप में फिनिश कर दिया, लेकिन जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे होता है वो समझो। सबसे पहले बच्चे जो आपने सॉलिड NaCl लिया, सपोज आपने सॉलिड सोडियम लिया, आपने पानी में डाला, तो सबसे पहले बच्चों कौन सी एनर्जी अप्लाई की गई है? सब्लिमेशन एनर्जी, जिसकी वजह से वो कन्वर्ट किस में हुआ? M गैसियस फेज के अंदर। फिर जब आपकी मोनोटोमिक आ चुका है, गैसियस फेज में आ चुका है, नाउ आयनेशन एंथैल्पी, बिकॉज ये मेटल है। अगर ये मेटल है तो बच्चों यहाँ पे आयनेशन एंथैल्पी डिफाइन होगी। तो आपने यहाँ पे IE फर्स्ट यूज किया बिकॉज ये एल्कली मेटल्स है। ठीक है, इसकी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आप सप्लाई करोगे। ठीक है, अच्छा ये सब्लिमेशन एनर्जी, इसकी भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। रिक्वायरमेंट का मतलब आप सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, आप दे रहे हो, एनर्जी निकल नहीं रही है, तो बच्चों यहाँ से कन्वर्ट हो गया M+ गैस की फेज में, है ना? प्रोसेस को समझो जरा। और इसके बाद बच्चों जैसे गैस की फेज में गया आपकी कैटायनिक फेज में, तो अब इस केस में बच्चों क्या हुआ कि अब यहाँ से आपकी हाइड्रेशन एनर्जी डिफाइन होगी। और हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब बेटा यहाँ पे एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, रिक्वायर्ड नहीं होगी। यहाँ पे एनर्जी क्या होगी? रिलीज हो जाएगी। तो अब ये आपका पता है कि जो आपका हाइड्रेशन एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, वहां पे एनर्जी रिलीज होती है। तो आप लोग देखते हैं कि जब हम सोडियम वगैरह को पानी में डालते हैं तो बच्चों बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि बेटा जो हाइड्रेशन एनर्जी की जो वैल्यू होगी, हाइड्रेशन एनर्जी की जो वैल्यू होगी नेगेटिव के अंदर, डेल्टा एच जो चेंज होगा वो बहुत ज्यादा होगा। और यही बहुत ज्यादा होगा तभी तो आपको दिखता है कि बेटा वहां पे एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। बाकी जो यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि भाई जो सब्लिमेशन एनर्जी है, जो आयनेशन एनर्जी, जो आपकी आयनेशन थेरेपी है, ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होगी, बहुत ही लेस अमाउंट में होगी, बिकॉज इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। तो सब्लिमेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी, पैकिंग कम होती है, पैकिंग एफिशिएंसी। सेकंड बच्चों बात करते हैं तो आयनेशन एंथैल्पी कम देनी पड़ती है बिकॉज मेटल्स हैं। तो ये दोनों एनर्जी जो है, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनेशन एनर्जी, ये आपकी बहुत ही लेस होगी। लेकिन जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी वो काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रोसेस के अंदर आपको जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती हुई दिखाई देती है। और कि जब किसी भी हम एल्कली मेटल्स को पानी में डालते हैं तो बच्चों वो प्रोसेस कैसा होता है? एक्सोथर्मिक होता है। कैसे उनको बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर? अब इसको हम दो तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। एडवांस की बेटा बात कर रहे हैं अपन, जेई एडवांस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जेई एडवांस में क्वेश्चंस कैसे डिस्कस किए जाते हैं, इसमें थर्मोडायनेमिकली और केमिकल काइनेटिकली ध्यान देते हैं अपन लोग। तो बेटा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिकली। ठीक है, थर्मोडायनेमिक रिएक्टिविटी के ऊपर, थर्मोडायनेमिक रिएक्टिविटी। तो थर्मोडायनेमिक रिएक्टिविटी के बारे में अगर बच्चों क्वेश्चन आता है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो डिस्कशन किया जा रहा है वो बच्चों डिस्कशन किया जा रहा है नेट चेंज इन एनर्जी। ठीक है, ओवरऑल प्रोसेस के अंदर जो नेट चेंज होगा एनर्जी का, उसके बारे में बात करी जा रही है। तो अगर थर्मोडायनेमिकल रिएक्टिविटी की बात करते हैं एल्कली मेटल्स को लेके, तो सबसे अधिक रिएक्टिविटी बच्चों किसकी होगी? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, किसकी बड़ा अधिक होगी। तो मैं सीक्वेंस लिखता हूँ, सोडियम का सबसे कम होगा, पोटेशियम का उससे अधिक होगा, रोबीडियम का इससे अधिक होगा, सीजियम का इससे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा बेटा लिथियम का। ये आपका जो मैं ट्रेंड लिख रहा हूँ, ये आपका प्रीवियस ईयर के अंदर डिस्कस किया गया है। अगर थर्मोडायनेमिकल रिएक्टिविटी की बात करते हैं एल्किल मेटल्स को लेके, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है? बच्चे जनरली बेटा सीजियम को टिक करते हैं और आंसर हो जाता है यहाँ पे गलत। लिथियम की सबसे अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज लिथियम की बेटा जो हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू है, अपने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी अगर आपको याद होगा। लिथियम की जो हाइड्रेशन, भाई ये जो हम रिएक्टिविटी पढ़ रहे हैं वो हम वाटर मॉलिक्यूल्स को लेकर ही पढ़ रहे हैं, और इसी के ऊपर बच्चों क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो लिथियम की बेटा हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होती है। तो लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होने की वजह से ओवरऑल जो प्रोसेस होगा वो हाईली एक्सोथर्मिक होगा, तो इसकी रिएक्टिविटी बच्चों बहुत ज्यादा होती है। लेकिन सोडियम से लेके सीजियम तक के अगर कोई रीजन पूछता है
तो फिर आपको जो आंसर टिक करना होगा वो आयनाइजेशन एंथैल्पी के बेस पे टिक करना होगा। क्यों? क्योंकि बेटा सोडियम से सीजियम तक की बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बच्चों क्या करती है? डिक्रीज करती है। भाई आप सोडियम से पोटेशियम पे देन सीजियम की तरफ मूव कर रहे हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिलीज होगा। तो आपको आंसर ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे बेटा हम लोग एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिकल जो एक्टिविटी का सीक्वेंस नेट एनर्जी चेंज पे फोकस करते हैं। तो ये आपको रीजन बिल्कुल ध्यान रखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी को लेकर डिफाइन किया जाएगा और ये आपका हाइड्रेशन एनर्जी को लेकर डिफाइन किया जाएगा। तो एक तो बात ये हुई एडवांस को लेके, और सेकंड बच्चों बात होती है कि भाई काइनेटिक काइनेटिक रिएक्टिविटी को लेके। ये एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, ठीक है, एनसीईआरटी से ऊपर की बात कर रहे हैं, थोड़ा हम लोग एडवांस सेक्शन को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये नीट और पीसीबी वगैरह में नहीं पढ़ाया मैंने, वहाँ पे एस ब्लॉक बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आपका है तो आपके में एडवांस के अंदर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि क्वेश्चंस आसान होते हैं लेकिन क्या होता है कि हम वो चीजें सीखे नहीं होते हैं इसलिए वो डिफिकल्ट लगती हैं। तो अब बेटा काइनेटिक अगर रिएक्टिविटी के बारे में बात करता है तो इसका बेसिक मतलब क्या समझना है आपको कि भाई पर सेकेंड रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है, कि भाई एक सेकेंड के अंदर जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कितनी ज्यादा हो रही है। तो उसके बेस पे बच्चों सीक्वेंस डिफाइन होगा कि कोई भी आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो केमिकल काइनेटिकली या बच्चों काइनेटिकल रिएक्टिविटी उससे कितनी ज्यादा होगी, तो डिपेंड किस पे करेगा कि एक सेकंड में कितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। भाई काइनेटिक्स की बात करते हैं, काइनेटिक्स का मतलब रेट, भाई टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी चीज में बदलाव, किसी भी चीज में चेंज, ठीक है, स्पीड निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसी तरीके से बच्चों यहाँ भी है कि एक सेकंड में या यूनिट टाइम के अंदर कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। समझ में आ गया? उसको हम काइनेटिकल जो काइनेटिकल एक्टिविटी है उसको रिलेट करते हैं। तो इसका ट्रेंड क्या होता है? इसका जो सीक्वेंस होता है कि लिथियम की सबसे कम होती है, सोडियम की सबसे अधिक होती है, पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम। अब आप बहुत सारी अच्छी राइटर्स की बुक को पढ़ोगे तो वहां पे बच्चों ना जो सीक्वेंस आपको दे रखा है वो ये वाला सीक्वेंस दे रखा है। लिथियम की रिएक्टिविटी सबसे कम है, सीजियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, ठीक है, लेकिन आपको वहां बताया नहीं गया है, लेकिन बताना चाहिए कि भाई ये जो सीक्वेंस है वो आपका काइनेटिकल रिएक्टिविटी को लेके डिफाइन किया, क्योंकि बिकॉज बेटा पूरी केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो कोई सी भी टाइप के केमिकल रिएक्शंस हो, दो ही टाइप से केमिकल रिएक्शंस अभी तक डिफाइन किए गए हैं, एक बच्चों काइनेटिकल रिएक्टिविटी के बेस पे, एक आपके थर्मोडायनेमिकल रिएक्टिविटी के बेस पे, दो ही तरीके से। तो अब देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि काइनेटिकल रिएक्टिविटी से आंसर अलग बन रहा है, एडवांस में आता है ये बात, ठीक है, नीट आपके मेंस में नहीं आएगा। और बच्चों थर्मोडायनेमिकल की बात करते हैं तो उसका आंसर अलग बनता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो काइनेटिकल रिएक्टिविटी बच्चों टोटल डिपेंड करती है आपके आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं। ये बच्चों आपकी जो काइनेटिकल रिएक्टिविटी है ये कभी भी हाइड्रेशन एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें, बिल्कुल की पॉइंट है ये। समझ में आया कॉन्सेप्ट? बिल्कुल आसान था, कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को नहीं? तो एल्कली मेटल्स का बच्चों ये सीक्वेंस आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों, तो एडवांस सेक्शन को हम लोग थोड़ा ले रहे हैं आज, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ जो बच्चों रिएक्टिविटी का सीक्वेंस था वहां पे कोई असर नहीं पड़ता है, वहां पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल को लेके जो बच्चों रिएक्टिविटी का सीक्वेंस निकाला गया, चाहे बच्चों मैं आपको यहाँ पे उसका प्रोसेस लिख के दिखा दूं कि बच्चों एम आपका यहाँ पे सॉलिड है, इसके साथ बच्चों मैंने वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन किया है लिक्विड का, तो ये बच्चों कन्वर्ट किस में हो गया है M+2 में, और यहाँ पे एक्वस प्लस आपका रिलीज हुआ OH- आयन, और प्लस बच्चों वही जानी पहचानी H2 गैस रिलीज हुई, ठीक है। बाकी अगर इसके मैं ओवरऑल प्रोसेस की बात करूं जो अपन ने बोर्न हाइबर साइकिल पढ़ा था ना, उसका मतलब भी यही था, ठीक है, कि भाई एम से एम सॉलिड से पहले एम गैस में चेंज करो। तो एम गैस में चेंज करने के लिए बेटा कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी अपन को? सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत सही। फिर इसके बाद बच्चों क्या करना पड़ेगा आपको? आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 2, आपको दो आयनाइजेशन एनर्जी को फॉलो करना पड़ेगा, तभी बच्चों या M+2 गैस की फेज में कन्वर्ट होगा। और इसके बाद बच्चों को कुछ भी नहीं करना, अपन को वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन कर देना है, तो M+2 एक्वस में चला जाएगा और यही बच्चों हाइड्रेशन एनर्जी आपकी डिफाइन होगी।
तो ओवरऑल एनर्जी भी आपको समझ में आ रही होगी बोर्न हाइबर साइकिल के रिस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ बच्चों एक बात समझना कि अगर मैं बोलता हूँ एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स। क्यों बच्चों? क्योंकि एक बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ये क्यों बच्चों बेरिलियम मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करते हैं? तो आंसर तो बहुत आसान होता है कि सर इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू वो काफी हाई होती है। लेकिन बच्चों एक रीजन और होता है कि जो बेरिलियम और जो मैग्नीशियम है ये बच्चों अपने सरफेस के ऊपर ये बच्चों फॉर्मेशन करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोटेक्टिव लेयर का, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ हाइड्रोक्साइड। एक हाइड्रोक्साइड का बच्चों परमानेंट प्रोटेक्टिव लेयर जनरेट करके रखते हैं। कौन कौन? बेरिलियम और मैग्नीशियम। प्रीवियस क्वेश्चन बच्चों जेई एडवांस के देखना, उसमें बिल्कुल आपको यही पूछा गया है, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर जेई मेंस में आता है तो फिर वहां पे टिक कर क्या करना होता है? आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी को टिक करना होता है। मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत ही कीन आइड, बहुत ही क्लियर ढंग से देखा है कि किस किस तरीके से मेंस एडवांस में रीजन बदल जाते हैं। क्वेश्चन सेम है बट उसके आंसर कैसे बदलते हैं ये देखा है मैंने, इसलिए आपको बता रहा हूं मैं। नहीं तो आप एक जैसे आंसर को पकड़ के बैठोगे, आंसर अब एडवांस में मल्टीपल चॉइस आता है, एक से अधिक चॉइस आती है। तो आपने एक चॉइस टिक कर दी कि सर आयनाइजेशन थेरेपी के बेस पे आंसर होगा इसका, बट दूसरा रीजन अगर उसने प्रोटेक्टिव लेयर का दे दिया तो वो भी सही होता है। इसमें दोनों ऑप्शन टिक करने पड़ेंगे तभी आपको वहां पे 4 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप कितना भी बोलना कि मैं तो सही करके आया था, आंसर गलत हो जाएगा। ये दोनों बातों को समझना बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। तो बच्चों बेरिलियम और मैग्नीशियम क्या करते हैं? अपने ऊपर बच्चों एक प्रोटेक्टिव लेयर हाइड्रोक्साइड की आपकी फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड की भी नहीं। लिखा मिलेगा प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ कार्बोनेट, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सल्फेट्स, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ हाइड्रोक्साइड। आपको टेक करना है प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो उसकी वजह से बेटा फर्दर पानी डाला जाएगा, ऐड किया जाएगा, तो वो अपनी रिएक्टिविटी को शो नहीं करते हैं। क्या सभी को बात समझ में आई? क्लियर? ओके। इसके बाद बच्चों यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट में और डिस्कस कर देता हूं कि थर्मोडायनेमिकल एंड काइनेटिकली जो आपकी रिएक्टिविटी होती है, थर्मोडायनेमिकल और काइनेटिकल जो बच्चों यहाँ पे एल्कलाइन अर्थ मेटल की, एल्कलाइन अर्थ मेटल की जो बच्चों रिएक्टिविटी जब डिफाइन की गई तो उन दोनों की वैल्यूज बच्चों सेम निकल के आ रही थी। और उसका बच्चों सीक्वेंस क्या था? बेरिलियम। लेकिन बेटा एल्किल मेटल्स में डिफरेंट आ रही थी, ठीक है, बिकॉज वहां पे आपका क्या होता है थर्मोडायनेमिकल कॉन्सेप्ट के अंदर, वहां पे आपका जो आपका हाइड्रेशन एनर्जी है स्पेशली फॉर द लिथियम, दैट विल बी द मैक्सिमम। तो मैक्सिमम होने के चक्कर में वहां पे आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, ठीक है। काइनेटिकली तो आपका लिथियम बहुत कम कम रिएक्टिव होगा एल्कली मेटल्स में, लेकिन थर्मोडायनेमिकली बहुत अधिक रिएक्टिव होता है। और यहाँ पे दोनों का आंसर सेम बनता है, बेरिलियम सबसे कम, मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्क्रॉन्शियम, देन आपका लास्ट में बेरियम। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल बच्चों। आप आईआईटी के आपकी जो ड्रीम्स हैं उन्हें आप पूरा कर सकते हो इस तरीके से प्रिपरेशन करते हुए। यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई? बताओ बच्चों, किसी को कोई कंफ्यूजन? यस? नहीं है? चलो, इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी विद हैलोजन, ठीक है। हैलोजन के साथ बच्चों रिएक्टिविटी जब होगी तो हमारे जो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो बच्चों रिएक्टिविटी कैसे शो करते हैं, ठीक है, ध्यान देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपके जो हैलोजन्स हैं, ठीक है, उनकी आपकी अगर बात करते हैं तो वो आपको सॉलिड फेज में मिलते हैं। बाकी बच्चों आपके जो डाई हैलोजन्स हैं वो आपको लगभग गैस की फेज में मिलेंगे। तो यहाँ से बच्चों जो आंसर होगा आप लिख सकते हो MXN। एन जो है वो नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के बारे में बात कर रहा है और ये बच्चों बनता है सॉलिड। आपने पढ़ा होगा कि भाई सोडियम के साथ Cl2 लगा दिया सर, Cl2 गैस की फेज में है, सोडियम सॉलिड होता है, लगाया तो NaCl बना, NaCl आपका सॉलिड होता है। तो वही जनरल रिएक्शन मैंने आपके यहाँ पे लिखी। क्लियर है? अच्छा, अब बच्चों यहाँ से जो सीक्वेंस आता है कि भाई फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑर्डर क्या है, ठीक है, थोड़ा एडवांस को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ साथ साथ में। फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑर्डर,
ठीक है, या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल सकते हैं, वो भी आपका सही है, डेल्टा एच एफ करके बोलते हैं उसको, ठीक है, डेल्टा एच एफ करके बोलते हैं। ये थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर बच्चों डिस्कस किया जाता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों यहाँ से क्वेश्चन तो ये है कि ये हैलोजन कंबाइन कैसे हुआ होगा इस मेटल के साथ। तो आपको ये बात समझ में आई होगी, कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं अपन, कि बच्चों ये जो मेटल है सॉलिड, इसको अपन गैस की फेज में चेंज करेंगे और आयनाइजेशन एंथैल्पी को फॉलो करेंगे सब्लिमेशन के बाद। लास्ट में हम लोग कुछ नहीं करेंगे कि भाई ये M प्लस गैस की फेज में चला जाएगा। देन उसके बाद बच्चों डाई हैलोजन X2 है, उसको अपन डिसोशिएट करेंगे, हाफ मोल्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉलो करेंगे, ये X की फेज में आ जाएगा, गैस की फेज में। तो वहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉलो करेंगे कि इलेक्ट्रॉन आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों जो है ना वो एनर्जी नहीं होती है। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका एनर्जी का टर्म है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूज करेंगे। जो मेटल इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो एक्सेप्ट करेगा, तो ये एनायनिक फेज में जाएगा, वो कैटायनिक फेज में है, कंबाइन करेगा, आंसर बन जाएगा। बेसिक प्रोसेस तो यही होगा, लिखने की जरूरत अब तो नहीं पड़ेगी आपको, मेरी बात समझ में आ रही होगी। अरे क्लियर है बच्चों, और तो सभी लोग लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यस, अब ध्यान देना कि जो फॉर्मेशन ऑफ इंथैल्पी ऑर्डर है उसके अंदर बच्चों यहाँ पे साइज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो F माइनस है भाई फ्लोराइड आयन होगा, ठीक है, तो उसका बेटा साइज कैसा होगा, स्मॉल साइज होगा। बिल्कुल भाई, आपके हेलोजेंस के अंदर टॉप टू बॉटम आने पे आयनिक साइज बच्चों क्या होता है, इंक्रीज होता है। F माइनस का साइज बच्चों बाकी हेलोजन कंपैरिजन में छोटा होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर बच्चों स्मॉल साइज का कैटायन, स्मॉल साइज का कैटायन हो और स्मॉल साइज का ही बच्चों एनायन हो, दोनों कंबाइन करेंगे, तो उस केस में आपका जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो उतना ही बच्चों क्या होगा, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी, बॉन्ड रेशन उतनी ही परफेक्ट देखने को मिलेगी। तो मैं बोल सकता हूँ बेटा कि जो एल्किली मेटल्स में जिन कैटायंस का साइज आपका छोटा है वो फ्लोराइड के साथ बच्चों काफी अच्छा बॉन्ड डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं आपको, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चों एक कंपाउंड है लिथियम फ्लोराइड, सेकेंड कंपाउंड है पोटेशियम फ्लोराइड, नेक्स्ट है आपका रुबिडियम फ्लोराइड। बेटा हेलोजन सेम होने चाहिए, उस चीज की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो फोर्थ हम लोग बात करें तो बच्चों यहाँ पे है सीजियम फ्लोराइड। ये चार कंपाउंड मैंने आपको लिख के दिए, तो आपको बताना है कि इनका जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इनका जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, या डेल्टा HF के बारे में बात कर सकता है, उसका सीक्वेंस, उसका ऑर्डर क्या होगा। तो आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि बेटा R प्लस दैट इज अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू R माइनस रेडियस ऑफ कैटायन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ एनायन। जितना बच्चों क्लोज होगा वहां पे जब हेलोजन सेम होंगे, ध्यान में देता हूं कि जब बच्चों हेलोजन कैसे होने चाहिए, सारे के सारे कंपाउंड में सेम होने चाहिए, तो उस केस में हम इस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से आंसर निकाल सकते हो बेटा कि यहाँ पे आपका सीजियम फ्लोराइड के साथ बात करोगे तो भाई सीजियम तो बेटा बहुत बड़ा साइज का, फ्लोरीन बेटा इतना छोटा साइज का होगा। क्या बच्चों यहाँ पे परफेक्ट ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी, क्या स्ट्रॉन्ग आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ डेवलप होगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकर साइज स्मॉलर साइज भाई सेम साइज के होंगे तभी तो बेटा अच्छी ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस भी यही कहता है। तो लिथियम फ्लोराइड बच्चों ध्यान से आप ऑब्जर्व करो, ये कैसा है, छोटा साइज का लिथियम, बेटा फ्लोराइड भी छोटा साइज का होगा, परफेक्ट ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी। तो आंसर बेटा आप टिक कर सकते हो कि इसका जो आपका सीक्वेंस होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का वो लिथियम फ्लोराइड का सबसे ज्यादा होगा। फिर इसके बाद बच्चों कौन सा आएगा, पोटेशियम फ्लोराइड आ जाएगा। फिर कौन सा आएगा आपका, पोटेशियम का फ्लोराइड आ जाएगा। फिर बच्चों कौन सा होगा, रुबिडियम का दे रखा है, रुबिडियम फ्लोराइड आ जाएगा। और सबसे लास्ट में होगा सीजियम फ्लोराइड। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। प्रीवियस ईयर बेटा जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका जेईई मेंस के अंदर क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर मैं बच्चों में यहाँ पे सोडियम फ्लोराइड को और ऐड कर देता हूँ ना, तो आप बना सकते हो कि भाई लिथियम फ्लोराइड यहाँ पे आ जाएगा, NaF ये हो जाएगा, देन आपका पोटेशियम फ्लोराइड, देन आपका रुबिडियम फ्लोराइड, और सबसे लास्ट में होगा सीजियम फ्लोराइड, ठीक है। क्लियर सभी को, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम फजान रूल को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बाकी आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर H माइनस के बारे में क्वेश्चन आए, Cl माइनस के बारे में क्वेश्चन आए, Br माइनस के बारे में क्वेश्चन आए, और बच्चों I माइनस के बारे में क्वेश्चन आए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान देना बेटा। F माइनस वाला केस तो आपको कैसे निकालना है वो समझ में आ गया होगा,
अगर बच्चों क्वेश्चन आता है H माइनस को लेके, Cl माइनस को लेके, Br माइनस को लेके, I माइनस को लेके, आपके ये सारे के सारे बच्चों क्या हैं, एल्कली मेटल की कंपाउंड है। जैसे बच्चों एल्कली हाइड्राइड है, एल्कली क्लोराइड है, ठीक है, आपका मेटल ब्रोमाइड है, मेटल आयोडाइड है, एल्कली के मेटल्स के साथ। तो इस केस में बच्चों आपको ध्यान देना है लॉजिक, जो R माइनस का जो साइज होता है वो R प्लस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है। इस लॉजिक को आपको बिल्कुल ध्यान से बिठाना है। लेकिन इन केस ऑफ फ्लोराइड आपको कौन सा लॉजिक बिठाना है, R प्लस इक्वल टू R माइनस, वो लगभग बराबर होता है। यहाँ पे आप अब अगर मैं इसके सीक्वेंस को पूछूं बच्चों एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो आप यहाँ पे आयनाइजेशन जो एनर्जी वाला आप उसको लगा सकते हो ट्रेंड को। तो यहाँ पे आपका LIX, मैं लिख रहा हूँ आप ध्यान दो, NAX, देन बच्चों KX, इसके बाद आपका RBX और सबसे लास्ट में आपका CSX। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बच्चों आपके सिलेबस के अंदर ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्राइड आयन है, ये हाइड्राइड आयन है, क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है, आयोडाइड आयन है, इनके बच्चों साइज को क्या माना गया है, बहुत बड़ा साइज, बिगर साइज माना गया है। तो बिगर साइज माना गया, तो बिगर साइज का एनायन कंबाइन विद बिगर साइज एनायन, तो बच्चों अच्छी ओवरलैपिंग करेगा, तो स्ट्रॉन्ग आपका बॉन्ड डेवलप होगा। इसलिए बच्चों सीजियम का साइज बच्चों सबसे बड़ा साइज का है। सीजियम अगर सबसे बड़ा साइज का है तो इसके साथ अगर बच्चों कंबाइन होता है H माइनस या बच्चों Cl माइनस या आपका Br माइनस या बच्चों I माइनस, तो आपका जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का सीक्वेंस होगा या फिर बच्चों बॉन्ड एनर्जी का सीक्वेंस होगा या आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का सीक्वेंस होगा या बेटा आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का सीक्वेंस होगा, आपको हर जगह यही आंसर टिक करना है कि भाई CSS CSX, X का मतलब बच्चों H माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है। आपको यही ट्रेंड को फॉलो करना है। सभी को बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो इसके बाद बच्चों अपन बात करते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल की तरफ। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ बच्चों क्वेश्चन, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस के अंदर, हम देखेंगे। तो यहाँ बच्चों मैं सबसे फर्स्ट पॉइंट पे बात करता हूँ BX2 के बारे में। पहला एलिमेंट बच्चों बेरिलियम है, BX2 के बारे में। तो यहाँ पे X क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है और बच्चों हाइड्रोजन। ठीक है, इन चारों को पांचों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा मैं रिजल्ट कि ऑल आर कोवैलेंट और आर कोवैलेंट। बहुत बार बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है, हर साल एवरी ईयर किसी न किसी एग्जाम में आता ही है कि भाई बेरिलियम का जो फ्लोराइड है, बेरिलियम का क्लोराइड है, बेरिलियम का ब्रोमाइड है, बेरिलियम का आयोडाइड है, बेरिलियम का हाइड्राइड है, ये बेटा किस कौन सी नेचर को होल्ड करते हैं, या फिर गिवन कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो मोर कोवैलेंट कैरेक्टर को होल्ड करता है। तो आपको आंसर बच्चों टिक करना है, भाई बेरिलियम का फ्लोराइड हो सकता है, बेरिलियम का क्लोराइड हो सकता है। ये सब क्यों, ये सब क्यों, वाई ये कोवैलेंट क्यों? तो बच्चों इसके पीछे रीजन होता है फजान रूल। ठीक है, तो फजान रूल के अंदर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा देखो बेरिलियम बहुत छोटा साइज का है, जो बेरिलियम का जो साइज होगा इस कैटाइन का, तो बच्चों क्या होगा, इस कैटाइन का जो साइज होगा इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद बहुत स्मॉल साइज होगा। और बेटा स्मॉल साइज होगा तो उसकी वजह से क्या होता है बेटा, यहाँ पे इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा, क्यों, साइज बहुत छोटा है, साइज बहुत छोटा है। तो बच्चों आपको पता है कि भाई चार्ज डेंसिटी की वैल्यू बच्चों साइज पे डिपेंड करती है। तो भाई साइज बहुत छोटा होगा तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा होगी। तो बच्चों जब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की वैल्यू अगर यहाँ पे मैक्सिमम होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि सामने से आने वाले जो एनाइंस होंगे जिनके पास एक एक नेगेटिव चार्ज होल्ड कर रहे हैं वो, तो उनसे बच्चों आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा तो देखो सीन कुछ ऐसा होता है कि भाई ये तो कोई यहाँ पे बेरिलियम है, ये यहाँ पे बेटा फ्लोराइड आया, जो भी नेगेटिव चार्ज एनाइंस आई वो सामने से आए। तो बच्चों क्या करेगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो स्पीसीज कैटाइन है, ये यहाँ से रिजल्टेंट क्या करेगा वो आपको मैं दिखाता हूँ। देखो ये पॉजिटिव है, तो जो नेगेटिव को ना बेटा ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसका जो साइज है कुछ इस तरीके से ये आपका डेवलप होता है। मतलब जो आपका नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो जो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव चार्ज जो कैटाइंस हैं, कैटाइंस के लिए बेटा डिफाइन होती है पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर, जिसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जिस कैटाइन का साइज बहुत छोटा है उस पे चार्ज डेंसिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी।
जिसकी वजह से बेटा उनकी जो पोलराइजिंग पावर है, उनकी जो अट्रैक्टिव पावर है टू अट्रैक्ट द नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, दैट विल बी द मैक्सिमम। तो इनकी पोलराइजिंग पावर बच्चों मैक्सिमम हो जाती है। तो मैक्सिमम होने के चक्कर में वो नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ करते हैं, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द एनाइंस। एनाइंस से बेटा नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे तो कैटाइंस की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। और बच्चों एनाइन ने जब अपने नेगेटिव चार्ज को मूव कराया है टुवर्ड्स कैटायन, तो बच्चों इसको अपन बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। दो टर्म है। तो पोलराइजेबिलिटी इज डिफाइंड फॉर एनायन, पोलराइजिंग पावर इज डिफाइंड फॉर कैटायन। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो जिस कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। अब आपको बात समझ में आ गई? क्लियर हो रहा? अब बेटा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो दैट्स व्हाई हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे आयनिक कंपाउंड तो जनरेट होने वाला था, लेकिन आयनिक कंपाउंड जनरेट क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए जनरेट नहीं हुआ कि बेटा इसकी जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो इधर शिफ्ट हो गई है इस कैटायन के रेडियस के साथ। तो इधर बच्चों जो एक्चुअली में इसकी जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी थी इस एनाइंस की, दैट विल डिक्रीज। डिक्रीज होने के चक्कर में वो इतनी डिक्रीज हो जाती है कि भाई यहाँ पे जो कोवलेंट कैरेक्टर, आप एक बात को समझो कि कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं? शेयरिंग से बनते हैं, शेयरिंग से बनते हैं। क्या बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शेयर्ड हुई? नेगेटिव चार्ज बिल्कुल शेयर्ड हुई, आपको दिख रहा है। जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हुई है बिकॉज पॉजिटिव जो कैटाइन है उसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं बेटा ये इतना पार्ट शेयर हुआ कि नहीं हुआ? आप देखो जो ब्लैक कलर आपको दिख रहा है, इतना पार्ट शेयर हुआ कि नहीं हुआ? जब इतना पार्ट बच्चों शेयर्ड हुआ मतलब कैटाइंस की पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा तो एनायन का बेटा नेगेटिव डेंसिटी उतनी ज्यादा शेयर्ड होगी, और किसी भी कैटायन की पोलराइजिंग पावर कम होगी तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बच्चों उतनी कम शेयर्ड होगी, तो वहाँ पे आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। यहाँ पे बच्चों क्या है, शेयरिंग ज्यादा हो रही है बिकॉज यहाँ पे कैटायंस की पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है। तो जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि जिस कैटायन का साइज छोटा होगा चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से बेटा यहाँ पे पोलराइजिंग पावर उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो उस केस में शेयरिंग ज्यादा होगी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी की, तो यहाँ पे जो कोवलेंट कैरेक्टर की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी? अधिक। बताओ भाई लॉजिक बैठा कि नहीं बैठा? तो पोलराइजिंग पावर अधिक होने की वजह से यही बच्चों पूरा फजान रूल है जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, आपको यही फजान रूल है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर मैंने पढ़ाया भी है। आप लेक्चर्स को देख भी लेना, आपको मिल भी जाएगा। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर्स है मेरे चैनल्स पे, आप देख लेना। यही फजान रूल होता है। तो फजान रूल के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं कि किसी भी आयोनिक कंपाउंड के अंदर कितना कोवलेंट कैरेक्टर है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फजान रूल बच्चों क्या बताता है? फजान रूल आपको ये बताता है कि किसी भी कोवलेंट कंपाउंड सॉरी किसी भी आपके आयोनिक कंपाउंड के अंदर, किसी भी आयोनिक कंपाउंड के अंदर कितना कोवलेंट कैरेक्टर है, कौन डिफाइन करता है? फजान रूल। और फजान रूल किस पे डिपेंड करता है बेटा? पोलराइजिंग पावर पे और पोलराइजेबिलिटी पे। अब अगर बच्चों बात करते हैं डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट बच्चों क्या करता है? डाइपोल मोमेंट बताता है कि किसी भी कोवलेंट कंपाउंड के अंदर कितना आयोनिक कैरेक्टर है, कितना आयोनिक कैरेक्टर है, वो कौन डिफाइन करता है? डाइपोल मोमेंट। समझ में आया पूरा? ऑल आर क्लियर? आगे चलते हैं। तो बच्चों सेकेंड पॉइंट आता है बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम हाइड्राइड, MgH2। ये बहुत स्पेसिफिक है, इस पे भी बच्चों क्वेश्चंस पूछा गया है यही पीएमटी के अंदर। ठीक है, पीएमटी ने बच्चों इस पे क्वेश्चंस पूछा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पे, तो सॉरी मैग्नीशियम हाइड्राइड पे। मैग्नीशियम हाइड्राइड, हाइड्राइड में क्यों बोल रहा हूँ? मैग्नीशियम बच्चों मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बच्चों नेगेटिव चार्ज होगा, मैग्नीशियम में +2 चार्ज होगा, उस पे आपका 2H- चार्ज होगा। सिंपल सा ये होगा। अपन इसे डिसोसिएशन करेंगे तो क्या है? मैग्नीशियम +2। कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल ही होता है ना, 2H-, इस तरीके डिसोसिएट होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ कि Mg जो आपका MgH2 हाइड्राइड है, ये भी बच्चों कैसा होता है? कोवलेंट, परफेक्ट कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, परफेक्ट कोवलेंट कंपाउंड है। और इसका बेटा जो आपका स्ट्रक्चर है एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर वो बच्चों मिलता है चेन स्ट्रक्चर। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ना ही मेंस में, ना ही एडवांस में, ना ही नीट में, किसी भी में नहीं है। तो इसका जो बेटा स्ट्रक्चर है वो कैसा मिलता है? आपके चेन स्ट्रक्चर। बस आएगा तो आपको बस टिक कर देना है कि मैग्नीशियम हाइड्राइड बच्चों कैसा कोवलेंट होता है, एज वेल एज बच्चों रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? चेन स्ट्रक्चर की फेज में पाया जाता है। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों मैग्नीशियम क्लोराइड क्वेश्चन आ सकता है, मैग्नीशियम आयोडाइड पे क्वेश्चन आ सकता है। देखो जनरल टर्म तो सभी को पता होते हैं, लेकिन जो अंदर की बात है वो जानना बहुत जरूरी है। तो बच्चों मैग्नीशियम फ्लोराइड, नेक्स्ट आपका यहाँ से मैग्नीशियम आयोडाइड है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। ये सारे के सारे जो बच्चों कंपाउंड होते हैं ये प्रीडोमिनेंटली बच्चों कोवलेंट होते हैं।
प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। प्रीडोमिनेंटली का मतलब बच्चों ये है, ये पहले से तो बच्चों कोवलेंट प्रॉपर्टीज को मैक्सिमम शो करते हैं, कोवलेंट प्रॉपर्टी मैक्सिमम शो करते हैं आयोनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में, आयोनिक प्रॉपर्टी कंपैरिजन में। लेकिन जब यहाँ पे मैं आयोनिक प्रॉपर्टीज को निकालता हूँ, आयोनिक कैरेक्टर को निकालता हूँ, तो उसकी वैल्यू भी बच्चों क्या होती है, काफी क्लोज आपकी कोवलेंट वैल्यू के निकल के आती है, क्लोज वैल्यू निकल के आती है। लेकिन पहले से बच्चों क्या है, मतलब एसटीपी एनटीपी की बात की जाए तो एसटीपी एनटीपी पे अनडाउटली बच्चों कोवलेंट ही बोले जाते हैं। लेकिन अगर इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा हीट, एक्स्ट्रा टेम्परेचर, एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है, तो उस केस में बच्चों अपने कोवलेंट कैरेक्टर को फट से बदल के ये आपके आयोनिक कैरेक्टर में डेवलप हो जाते हैं, आयोनिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर लेते हैं। तो होता क्या है, इसमें क्वेश्चन आता है कि प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट कौन सा है। ऊपर लिखा होता है क्वेश्चन में कि प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट कौन सा है, मतलब रूम टेम्परेचर पे कोवलेंट प्रॉपर्टी मोर देन 50% कौन होल्ड कर रहे हैं, तो ये कंपाउंड आपको यही टिक करने हैं। तो अगर वो बोलता है कि अगर आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, कोई एक्स्ट्रा फैक्टर लेके आ रहे हो, तो उस केस में आपका कोवलेंट कैरेक्टर आयोनिक कैरेक्टर में डेवलप कौन कर रहा है, तो यही कंपाउंड होते हैं, ये आपको चेंज करते हैं। बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं एस ब्लॉक को लेकर, इसलिए मैं अभी पी ब्लॉक को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, डी ब्लॉक को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एस ब्लॉक से बनने वाले क्वेश्चंस की कैटेगरी क्या क्या है आज तक प्रीवियस 20 ईयर्स 30 ईयर्स की, वही मैं आपको उसके ऊपर मैं आपको लॉजिक लेके जा रहा हूँ और आपको उन चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चों, ऑल आर क्लियर? नेक्स्ट बच्चों चलते हैं अपन रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया। रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया, इसके पहले बच्चों अपन ने पढ़ा था कि भाई अमोनिया के साथ ऑक्सीजन होगा। अपन ने पढ़ा था ना कि अमोनिया के साथ ऑक्सीजन अगर लिखा जाता है तो आपको बच्चों देखो मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में बैठता है कि सर अमोनिया के साथ लिक्विड ही लिखा होना चाहिए, तभी हमें समझ में आता है। अगर अमोनिया के साथ बच्चों अगर ऑक्सीजन आता है तो हर जगह आपको ऑक्साइड बना के देना है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन लिक्विड अमोनिया का बेसिक मतलब क्या है समझते हैं। तो अमोनिया तो बच्चों गैस होती है, और गैस होती है लोन पेयर्स होता है, इसके ऑक्टेट कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो बच्चों बहुत अच्छा बेस होगा। अब ये अच्छा खासा बेस होगा तो इसके सामने बच्चों अगर आता है वाटर मॉलिक्यूल तो बच्चों खुश हो जाएगा। क्यों खुश हो जाएगा? क्योंकि बच्चों वाटर मॉलिक्यूल जो है ना, इसके पास H और OH, ये आपका डेल प्लस या आपका डेल माइनस। तो भाई वाटर मॉलिक्यूल तो बच्चों डाइपोल की फेज में होता है, ये आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है, प्लस माइनस डाइपोल की फेज में है। तो बच्चों यहाँ से क्या होगा, H प्लस साइन रिलीज होगा, और ये बेटा आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल तो आपको पता ही, आपने पूरी पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो H प्लस साइन बच्चों कहाँ अटैक करेगा, इस लोन पेयर के साथ। ये रिच सेंटर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो वहां अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो बच्चों इसके पास क्या होगा, इस तरीके से ध्यान देना, ऊपर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ से OH। क्या ये मैंने सही लिखा है? नहीं। यहाँ से क्या होगा वो ध्यान दो, यहाँ से बच्चों जो आपका लोन पेयर था वो बच्चों किधर ट्रांसफर हुआ था, हाइड्रोजन की तरफ, तो ये बन जाएगा। और इसके पास बेटा चार्ज क्या आएगा, नाइट्रोजन के पास चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि अपने इस नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को दिया है बच्चों, किसको, हाइड्रोजन को। तो जो बेटा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है ना, वो आपका जब भी किसी काउंटिंग की जाती है, जब भी उसके बारे में क्वेश्चंस बनता है कि इसका हाइड्रेशन क्या होगा, जहां पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, आप हमेशा से सिग्मा ट्रीट करना, आप हमेशा से कोवेलेंट ट्रीट करना, आप हमेशा सिग्मा ट्रीट करना। आंसर मिलेगा कितना सिग्मा बेटा, 4 सिग्मा। आंसर क्या हो जाएगा, sp3 हाइड्रेशन। कोई कंफ्यूजन नहीं, ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट है, लेकिन n के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, कैटाइन बन चुका है। तो इसको बेटा बैलेंस करने के लिए कौन घूम रहा है सॉल्वेंट के अंदर, OH माइनस। तो OH माइनस बच्चों यहाँ से रिलीज होगा और यहाँ पे आके आपका सेट हो जाएगा। तो ये बेटा प्लस, ये आपका माइनस, तो प्लस माइनस के बीच में बेटा क्या होगा, एक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका जनरेट होगा। तो इसका मतलब ये जो पूरी की पूरी स्पीसीज है, इसको बच्चों अपन लिखते हैं NH4OH। दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज वेरी वीक बेस। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ाया है इसके बारे में। इट इज वीक बेस। जितने भी बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो हमेशा केमिकल इक्विलिब्रियम को सपोर्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, बिकॉज उनका अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है, लेस देन 100% होती है। अब आगे सुनो, तो अगर बच्चों में इसको डिसोशिएट करूंगा तो आपको फिर से वही मिलेगा, NH4 प्लस देन OH माइनस। लेकिन NH4OH माइनस बच्चों इस तरीके से करते हैं एग्जिस्ट, जो मैंने नीचे आपको बना के दिया है। ये बात पहले सभी को समझ में आ गई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विड अमोनिया? सब कुछ क्लियर? कोई डाउट किसी बच्चों को? नहीं। अब आगे चलते हैं, प्रोसेस को समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपका है मेटल M। ध्यान देना, एक बार क्वेश्चन बच्चों पूछा गया बहुत अच्छे से जेईई एडवांस के अंदर कि M बच्चों मेटल है और ये मेटल बच्चों आपके एल्कली मेटल्स हैं। अब एक बात बच्चों ध्यान देना कि कौन कौन से मेटल नहीं हो सकते हैं, तो वो आपका बेरिलियम है और आपका मैग्नीशियम है।
बेरिलियम और मैग्नीशियम बच्चों कभी भी लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो बहुत ज्यादा होने के चक्कर में बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे नहीं, तो वो रिएक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते हैं। एक बात तो मैंने पहले आपको बता दी। बेटा मेटल का वॉल्यूम क्या है? V1 मान लिया मैंने, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा था। फिर बच्चों दे रखा था कि लिक्विड जो अमोनिया है वो आपका लिखा जाएगा बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब वही NH4OH है। अगर बेटा NH4OH लिख के दे देना तो घबराना नहीं है आपको। NH4OH का मतलब लिक्विड अमोनिया ही होता है। ठीक है, ये बात ध्यान देना। इसका बच्चों वॉल्यूम दिया गया आपका B2, इसका वॉल्यूम है B1, दोनों को बच्चों मिक्स किया गया, तो यहां से बच्चों बनता है M प्लस अमोनिएटेड। M प्लस अमोनिएटेड होता क्या है मैं जस्ट बताऊंगा अभी आपको। M प्लस अमोनिएटेड और प्लस बच्चों यहां से निकलेगा 1 इलेक्ट्रॉन। ये बेटा इलेक्ट्रॉन किसका होगा? इलेक्ट्रॉन बेटा इसी का होगा। ये देख रहा ना M, तो M तो M+1 में जाएगा ही। M+ में जाने के बाद बच्चों निकालेगा 1 इलेक्ट्रॉन। भाई एल्किली मेटल्स को हम चर्चा कर रहे हैं पहले, तो बेटा जो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल रहा है वही 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन कर दिया। तो अब बच्चों हुआ क्या है कि भाई इसका मतलब क्या है, M प्लस अमोनिया का मतलब क्या है? तो ध्यान देना बेटा, समझ में आ जाएगा आपको यहाँ पे कि भाई जैसे कैटाइन बना, तो कैटाइन बनते ही बच्चों क्या हुआ, भाई इसके आसपास जो अमोनिया है, अमोनिया बच्चों जो यहाँ पे होगा वो डाइपोल की तरह एक्टिवेट होती है। ध्यान देना, अमोनिया बच्चों कैसा होता है, वो डाइपोल की तरह क्यों एक्टिवेट होता है? ध्यान देना, ये बेटा आपका नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों किसकी ज्यादा होती है? तो बोलोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर इसकी ज्यादा है नाइट्रोजन की। तो इस पे चार्ज बच्चों क्या आएगा? भाई लॉन पेयर आप बना लेना, इसके ऊपर एक लॉन पेयर आ जाएगा इस तरीके से। भाई इसके पास नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं बच्चों जो NH बॉन्ड होगा वो पोलर बॉन्ड होगा, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बच्चों काफी अधिक होगा। अरे आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी बेटा, बात क्लियर हो रही है? तो जिसकी वजह डाइपोल की फेज में होता है। तो ये M+ के आसपास जो होगा वो अमोनिया कुछ इस तरीके से एकोमुलेट हो जाएगा। ध्यान दो बेटा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उसी तरीके से। तो ये बच्चों आपका जो मेटल कैटाइन होगा एल्किली मेटल्स का, अदर देन बेरिलियम मैग्नीशियम, उसके आसपास बच्चों अमोनिया कुछ इस तरीके से इकट्ठा हो जाएगा, इसी का नाम है अमोनिएटेड कैटाइन। अरे लिखा ना ऊपर मैंने M+ अमोनिएटेड, तो इसका मतलब है अमोनिएटेड कैटाइन का मतलब यही है। अमोनिएटेड कैटाइन का मतलब यही है जो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दे दिया। सभी को बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? बताओ भाई जल्दी से। क्लियर? अब इन दोनों को मिला के बच्चों बोला गया कि भाई इनका जो वॉल्यूम है वो B3 है, इनका जो वॉल्यूम है वो B3 है। तो क्वेश्चन बच्चों मेरा जो रहेगा वो ये रहेगा कि मैं 4 ऑप्शन अगर आपको मैं लिख के दूं तो आप मुझे टिक करके बताना कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा? पहला ऑप्शन बच्चों मैंने दिया है कि भाई B3 लेस देन B1 प्लस B2। सेकेंड ऑप्शन मैंने दिया है B3 इज इक्वल टू B1 प्लस B2। थर्ड ऑप्शन है आपका B3 दैट इज ग्रेटर देन B1 प्लस B2। फोर्थ ऑप्शन है बेटा नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन होगा? बेटा हम लोग IIT एडवांस के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग बेटा सॉलिड स्टेट पढ़ चुके हो, मैंने सॉलिड स्टेट वाले कॉन्सेप्ट से यहाँ पे चीजें कुछ लेट करी गई है, आप ध्यान देना। तो बच्चों होता क्या है, मेरी बात सुनना ध्यान से, कि ये जो बच्चों निकला इलेक्ट्रॉन ये कहाँ जाएगा? ये सॉल्वेंट में जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, ये इलेक्ट्रॉन सॉल्वेंट में नहीं जाएगा। जाएगा कहाँ? ये इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या क्या करेगा कि जो आपका अमोनिएटेड, जो अमोनिएटेड जो कैटाइंस है, उस अमोनिएटेड कैटाइंस के आसपास जाके बच्चों क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बटन की कैविटी में, कैविटी का मतलब होता है वेकेंट स्पेस। अब वेकेंट स्पेस कौन सा? ये वाला वेकेंट स्पेस, ये वेकेंट स्पेस, ये वेकेंट स्पेस। इन वेकेंट स्पेस में जाके बच्चों क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आपका शिफ्ट हो जाएगा। एक बात तो ये हो गई। ठीक है, दूसरा बच्चों क्या होगा, दूसरा भी समझाता हूं मैं आपको, ध्यान से समझना। अमोनिएटेड कैटाइंस के बारे में तो मैंने बता दिया आपको। अभी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स भी तो बचे हैं। अब बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज हुआ था, जो इलेक्ट्रॉन के आसपास भी बच्चों क्या होगा, भाई वो तो नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे अमोनिया बच्चों डाइपोल है, तो इस इलेक्ट्रॉन के आसपास भी जो अमोनिया होगा वो इस तरीके से एक्युमुलेट होगा, भाई प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरीके से। तो हुआ क्या, हुआ बच्चों कुछ यूं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन था उसके आसपास अमोनिया भी इकट्ठा हो गया। एक तो ये वाला केस बन गया। दूसरा केस कि बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके जाने की संभावना बच्चों कहाँ पे ज्यादा है, कि भाई जो आपका अमोनिएटेड कैटाइन था उसके बीच में जो गैप था वहां भी जाके शिफ्ट हो गया। तो इसका बेसिक मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो B3 की वैल्यू होगी बच्चों बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो क्यों बढ़ जाएगी, उसके पीछे रीजन है ड्यू टू केविटी इन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू केविटी इन, केविटी CAVITY
ड्यू टू कैविटी इन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज अमोनिएटेड कैटाइंस, जिसकी वजह से बच्चों B3 की वैल्यू जो होगी वो B1 प्लस B2 के कंपैरिजन में अधिक होगी। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। जनरली बच्चे इसको टिक करते हैं कि भाई B3 इक्वल टू B1 प्लस B2, बट इट इज रॉन्ग। ठीक है, यहाँ से -1 आपको मिल सकता है। अभी पूरी बात सभी को समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे किसी बच्चे को? कोई डाउट? बताओ भाई, जल्दी से बताओ। नहीं है। अब ध्यान से देखना, अब जो बच्चों बना था प्रोडक्ट M प्लस अमोनिएटेड प्लस बनाते बेटा इलेक्ट्रॉन्स के साथ लिखूं मैं अमोनिएटेड। ठीक है, बिकॉज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स भी थे, अमोनिएटेड बच्चों कैटाइंस भी था। ठीक है, तो ये आप एक्चुअली बच्चों क्या होगा, मैं रिजल्टेंट पूछूं कि जो रिजल्टेंट आपको जो सॉल्यूशन मिल रहा है, जो रिजल्ट मिल रहा है प्रोडक्ट, क्या वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा? क्या वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होगा? नो। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल नहीं होगा। यहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका यहाँ पे फ्री है, अमोनिएटेड फेज में है। तो अगर बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री है तो कहीं ना कहीं आपको जो प्रीवियस वाला जो रिएक्टेंट थे उनके कंपैरिजन में इसकी जो आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी सॉल्यूशन की, दैट विल इंक्रीज। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना, क्वेश्चंस आता है। सेकंड पॉइंट, बेटा ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है? पैरा होंगे या डाया होंगे? तो आपको देखो बहुत सही से बात समझ में आ रही होगी, ये बच्चों एग्जैक्टली यहाँ पे पैरामैग्नेटिज्म होंगे, डाया नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बेटा देखो वन इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो चुका है, तो फ्री होने के बाद बच्चों इसके बेसिस का आंसर क्या होगा? बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, इसके बेटा इसका आंसर क्या होगा? पैरामैग्नेटिज्म। तो ये पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। नेक्स्ट बच्चों तीसरा पॉइंट जो क्वेश्चन आ सकता है रिड्यूसिंग नेचर को लेकर। तो रिड्यूसिंग नेचर, बिल्कुल बच्चों रिड्यूसिंग नेचर को होल्ड करेंगे, बिल्कुल। ठीक है भाई, कैटायनिक फेज में रिड्यूसिंग नेचर को होल्ड करेंगे। लास्ट बच्चों आता है कलर, तो इनका बेटा कलर क्या होगा? ब्लू कलर। क्या होगा? ब्लू कलर आपको मिलेगा। तो जो आपका सॉल्यूशन होगा उसका कलर कैसा होगा? ब्लू कलर। तो इन चारों चीजों पे क्वेश्चन आता है कि भाई जब उस मेटल के साथ एस ब्लॉक एल्कली मेटल्स के साथ जब आपके अमोनिया रिएक्शन कराई डाइल्यूट आपके अमोनिया ने, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी में चेंज होता है? वो चार प्रॉपर्टी यही है, इसके ऊपर चार पांचवी प्रॉपर्टी नहीं पूछी जाएगी, यही चार पूछी जाएंगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी, रिड्यूसिंग नेचर होल्ड करेगा, ब्लू कलर देखने को मिलेगा ना। क्वेश्चन इज कि ब्लू कलर कैसे? तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। आपने बच्चों पढ़ा होगा कि ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स को जैसे एनर्जी मिलती है तो जाता है वो एक्साइटेड फेज में। जब वो एक्साइटेड फेज में जाता है तो कुछ फ्रीक्वेंसी की लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है। जो एब्जॉर्ब करता है तो उसके बाद बच्चों को क्या करेगा? एक्साइटेड स्टेट इज अनस्टेबल स्टेट, तो फिर से वो ग्राउंड स्टेट में आएगा। जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो बच्चों विजुअल रीजन की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है। तो विजुअल रीजन की जो फ्रीक्वेंसी जिस कलर की प्रोड्यूस करेगा, जो वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगा, हम परफेक्ट बच्चे बोल सकते हैं कि वो कौन सा कलर होगा? आपका ब्लू कलर होगा। इसलिए हमें ब्लू कलर यहाँ पे दिखाई देता है, बिकॉज विजुअल रीजन में आएगा तो हमें ब्लू कलर मिलेगा। विजुअल रीजन के बाहर के बच्चों फ्रीक्वेंसी वगैरह होंगे तो हमें ब्लू कलर दिखने वाला नहीं है, हमें व्हाइट कलर ही दिखेगा। ठीक है, ये बात पूरी समझ में आ गई सभी को? कोई कंफ्यूजन नहीं? क्लियर? इसके बाद अभी पूरा एक्सप्लेन करूंगा बेटा, ग्राफ भी आएगा इसके ऊपर, ग्राफ भी बताऊंगा मैं। M प्लस लिक्विड अमोनिया, ये बच्चों कंबाइन हुआ, मैंने हीट कर दिया, तो बच्चों हीट करने के साथ M प्लस में कन्वर्ट हुआ, प्लस यहाँ से NH2 माइनस प्रोड्यूस होता है, प्लस बच्चों H2 गैस प्रोड्यूस होती है। तो देखो दो बातें हैं, अगर लिक्विड अमोनिया के साथ बच्चों मैंने इसको हीट दे दी, तो हीट देने के बाद जो कंपाउंड आपका बनेगा वो ये बनेगा। देखो प्रोडक्ट M प्लस आयन कैटाइन, NH2 माइनस एमाइड सेक्शन बाहर निकल जाएगा, बाकी बच्चों यहाँ से H2 गैस आपकी रिलीज होगी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आती है कि अगर मैंने लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन परफॉर्म कराई विदाउट हीटिंग, तो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, लिक्विड अमोनिया के साथ हीट किया गया तो क्या बनता है प्रोडक्ट? तो कुछ ये बनते हैं। ठीक है, यस, मेटल एमाइड बन जाता है, बाकी आपका H2 गैस प्रोड्यूस। तो क्वेश्चन बच्चों फिर बन सकता है कि भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू बच्चों क्या होगी? इंक्रीज और डिक्रीज? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो इंक्रीज ही करेगा ना, बिल्कुल। भाई M प्लस आयन बेटा यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कैटायनिक फेज में, ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, जब निकाला होगा तो बच्चों क्या हुआ? वो तो बेटा यहाँ पे उसने NH2 ने एक्सेप्ट किया होगा। तो अब NH2 ने एक्सेप्ट किया है तो एक्चुअली बेटा जो आपको मिलता है एमाइड, एमाइड अगर मैं लिखूं तो लाइक NaNH2, तो NaNH2 बेटा स्टेबल नहीं है, ये डिसोसिएटिंग फेज में ही रहेगा। भाई हीट मिल रही है ना, तो ये आपके सोडियम प्लस की फेज में रहेगा, ये NH2 माइनस की फेज में रहेगा। तो कैटायनिक और एनायनिक फेज में पहले से ही बना रहेगा, तो इस केस में कहीं ना कहीं इसकी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो बेटा वो इंक्रीज करेगी।
सेकंड आता है ये क्या डाया होगा या पैरा, तो इसका बेटा आंसर होगा डायामैग्नेटिक। ऊपर वाला क्या था, पैरामैग्नेटिक, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से फ्री था, या फ्री नहीं है, यहाँ पे आयंस मिलते हैं, तो आयंस की वजह से कंडक्टिविटी थोड़ा ज्यादा होती है, बट इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है पूरी तरीके से। वो बच्चों आपके NH2 इस नाइट्रोजन ने होल्ड करके रखा है, ये होता है डायामैग्नेटिक, पेयर्ड होता है। बाकी बच्चों बात करते हैं तो ये कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस। अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होगा तो भाई कलर जनरेट नहीं होने वाला, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स बच्चों एक्साइटेड स्टेट में जाएगा ही नहीं, तो फिर वहां पे कोई कलर आपका जनरेट नहीं होने वाला है। तो ये आपकी तीनों प्रॉपर्टीज हैं, प्लीज इनको आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। सभी को बात समझ में आ गई, क्लियर? अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है, 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे एडवांस के अंदर, कि अगर बच्चों जो मेटल एस ब्लॉक का है उसके साथ अगर लिक्विड अमोनिया दिया गया है और उसके साथ क्वेश्चन में उसने डी ब्लॉक एलिमेंट दे रखा है, कि भाई डी ब्लॉक एलिमेंट है या डी ब्लॉक एलिमेंट का कोई कैटायन है, जिंक वगैरह देके रखा होता है इस तरीके से, और उनके साथ बच्चों इसकी रिएक्टिविटी परफॉर्म की गई है, तो इसका जो आंसर बच्चों बनता है वो बनता है M+1 और प्लस बच्चों H2 गैस रिलीज होती है। अब क्वेश्चन पूछोगे आप कि सर बाकी चीजें कहाँ गई, अमोनिया वाला सेक्शन कहाँ चला गया, बाकी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए, तो बच्चों वो कहीं नहीं गए। वो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों क्या है कि जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, आपको पढ़ाया है मैंने आपको इंटरस्टिशियल कंपाउंड, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट के बच्चों जो वेकेंट स्पेस जो वॉइड होती है उसमें जाके बच्चों क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और जो आपकी गैसेस हैं बेटा वो एडजॉर्ब हो गई हैं, तो एडजॉर्ब होने के बाद वो आपको इन प्रोडक्ट साइड आपको देखने को नहीं मिलेंगी। समझ में आ गया? तो इन प्रोडक्ट साइड बेटा आपको सिर्फ यही देखने को मिलेगा। तो 3 टाइप के क्वेश्चंस मैंने बता दिए, वो यहाँ पे बन सकते हैं। समझ में आया? जो इलेक्ट्रॉन्स है या फिर बच्चों जो गैसेस हैं वो जाके सारी के सारी बच्चों की होंगी एडजॉर्ब हो जाएंगी, ठीक है, उन आपकी वेकेंट स्पेस या वॉइड के अंदर डी ब्लॉक की। तो अब देखना ध्यान से, यहाँ से जो अमोनिया है वो बच्चों कन्वर्ट होता है NH2 माइनस में और वही रिलीज करता है H+ आयन। तो क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर के अंदर, डी ब्लॉक के साथ यही होता है, अमोनिया के साथ तो बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अमोनिया है और जो आपका NH2 माइनस है, दोनों में से लिविस बेस कैरेक्टर किसका अच्छा है, दोनों में से लिविस बेस कैरेक्टर किसका अच्छा है, मतलब लिविस बेस अच्छा कौन होगा इन दोनों में से, ठीक है। तो लिविस बेस कैरेक्टर बच्चों आपका जो NH2 एमाइड है इसका अच्छा होता है, ये याद रखो, प्रीवियस ईयर के अंदर बिल्कुल डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो लिविस बेस कैरेक्टर बच्चों किसका होगा, NH2 माइनस का काफी बेटर होगा, बिकॉज नेगेटिव चार्ज की मोबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लॉन पेयर। भाई लॉन पेयर है, पेयर्ड है, बट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया ना, ये तो बच्चों पूरी तरीके से आपका एक्सल इलेक्ट्रॉन है, ये इसके NH2 का नहीं है, ये किसी दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये आपका ज्यादा मोबाइल होता है, इसकी जो जो फ्रीडम है वो आपकी ज्यादा होती है, आराम से मूव कर सकता है, इसलिए आपके लिविस बेस कैरेक्टर बेटा NH2 माइनस का बेटर माना जाता है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि भाई पोलराइजिंग पावर के बारे में, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भाई एस ब्लॉक के कंपैरिजन में डी ब्लॉक की पोलराइजिंग पावर लिटिल बिट ज्यादा होती है, ठीक है। एस ब्लॉक के कंपैरिजन में डी ब्लॉक की जो आपकी पोलराइजिंग पावर है वो आपकी क्या होती है, थोड़ी सी अधिक होती है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं बच्चों इसके ग्राफ की तरफ, इसका ग्राफ कैसे बनता है, तो पहले ग्राफ बनाते हैं, ध्यान देना एक साथ, ये भी एडवांस में पूछा गया है। बच्चों मैंने क्या करा है कि भाई बाई एक्सिस पे मैंने बच्चों ले लिया है कंडक्टिविटी, बाई एक्सिस पे क्या है कंडक्टिविटी, इधर बच्चों मैंने ले लिया है मेटल के बारे में, ठीक है, ध्यान देना एक्स एक्सिस पे। ग्राफ बच्चों को पहले मैं ग्राफ बना देता हूँ फिर आपको करता हूँ एक्सप्लेन। ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, नेक्स्ट कुछ यूं इस पॉइंट पे, ठीक है। ग्राफ इसी तरीके से आएगा, आपको बिल्कुल यही टिक करना होगा, ठीक है। अमोनिया के साथ, लिक्विड अमोनिया के साथ ये सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। सबसे पहले क्या होगा कि भाई आपको स्टार्टिंग में लिक्विड अमोनिया दिया गया प्लस आपको एल्कली मेटल्स दी गई, तो इनिशियल वाले केस में बच्चों क्या होगा, आपको ब्लू कलर देखने को मिलता है, पहली चीज। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ पे देखने को मिलेगी, प्लस बच्चों यहाँ पे क्या होगा, डाइल्यूट सोल्यूशन का नेचर होगा, ठीक है। अगर डाइल्यूट सोल्यूशन होगा तो आपको यही टिक करना है कि भाई ब्लू कलर पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसके बाद बच्चों सेकंड स्टेट में क्या होगा कि जैसे बच्चों यहाँ से आपका जो मेटल एम होगा वो आपका जो मेटल एम होगा वो M+1 में कन्वर्ट होगा, तो जब वो M+1 में कन्वर्ट होगा तो बच्चों वो क्या करेगा, वो यहाँ से कंबाइन करना स्टार्ट करेगा, M+1 का 1 इलेक्ट्रॉन और इधर से बच्चों और M+1 क्रिएट होंगे, उनका बच्चों इलेक्ट्रॉन्स, तो वो पेयरिंग करने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो प्रोडक्ट साइड में जो कैटाइन निकलेगा वो बच्चों आपका आपस में कंबाइन करना स्टार्ट करेगा, कंबाइन करना स्टार्ट करेगा तो बच्चों वो M2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, समझ मारा। और ये जो M2 बनता है वो बच्चों होता है आपका यहाँ पे कोवेलेंट मॉलिक्यूल, कैसा होता है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ये भी आपको बात ध्यान रखनी है।
तो M2 बच्चों क्या बना, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। बाकी बच्चों यहाँ पे पैरामैग्नेटिक था, तो यहाँ बच्चों प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी बताओ आप, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। भाई इलेक्ट्रॉन बेटा अनपेयर्ड था, वो पेयर्ड हो गए, M2 में कन्वर्ट हो गए, और आपका कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ से हो जाता है जनरेट। अब इसके बाद बच्चों क्या होगा, ध्यान देना, मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि बच्चों जो पैरामीट्रिक प्रॉपर्टी यहाँ तक मैक्सिमम थी, इस पॉइंट तक मैक्सिमम थी, तो इसके बाद बच्चों यहाँ से क्या हो रही है, पैरामीट्रिक प्रॉपर्टी आपकी डिक्रीज हो रही है, और वो कन्वर्ट किस में बेटा, डायमैग्नेटिक के अंदर। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर। इसका मतलब कि यहाँ पे जो आपका ब्लू कलर था, वो ब्लू कलर बच्चों क्या होगा, डिसअपियर होगा, और ब्लू कलर बेटा कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ब्लू कलर धीरे धीरे बच्चों कन्वर्ट होता है ब्रॉन्ज कलर के अंदर। ये बात ध्यान रखना, ब्रॉन्ज कलर का मतलब बच्चों ये है कि ब्रॉन्ज कलर अगर आपका एपियर हो रहा है और ब्लू कलर आपका डिसअपियर हो रहा है, तो इसका मतलब यही होगा कि मॉलिक्यूल्स के जो बेटा पैरामेट्रिक्स की प्रॉपर्टी वो डायमेट्रिक्स में कन्वर्ट हो रही है। एक ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना। फिर बच्चों क्या होगा, यहाँ से M2 प्रोड्यूस हो चुका है। अब M2 जो बच्चों मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स बच्चों आपस में एक दूसरे से क्या होंगे, एकोमोलेट होंगे, वो आपस में एक दूसरे के साथ बच्चों कंबाइन होंगे, बहुत सारे M2 मॉलिक्यूल्स। जब M2 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे तो बच्चों यहाँ पे बनता है लिक्विड मेटल। क्या बनता है रिजल्टेंट में आपका, लिक्विड मेटल का फॉर्मेशन होता है। लिक्विड मेटल का मतलब है कि M इस तरीके से ये इस फेज को होल्ड करते हैं, ठीक है, इसको बेटा बोलते हैं लिक्विड मेटल। और लिक्विड मेटल में कन्वर्ट होंगे, और लिक्विड मेटल का मतलब बच्चों यहाँ पे जो कोवेलेंट प्रॉपर्टी होल्ड कर रही थी, कोवेलेंट प्रॉपर्टी M2, तो यहाँ बच्चों आपको मेटेलिक बॉन्डिंग देखने को मिलती है। तो धीरे धीरे बच्चों आपके कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स मेटलिक बॉन्डिंग को होल्ड करते हैं, लिक्विड मेटल्स आपको देखने को मिलेगा। सभी को समझ में आ गया। और यहाँ बच्चों पूरी तरीके से आपको ब्रॉन्ज कलर बहुत ही हाई इंटेंसिटी के साथ देखने को मिल जाएगा। और ब्रॉन्ज कलर का मतलब बच्चों के मॉलिक्यूल्स कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया। सभी को समझ में आया। या फिर मैं बोल सकता हूँ बच्चों वीकली पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करेगा। सभी को बात समझ में आ गई, क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को?